हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और फर्स्ट पोर्शन उसका स्टार्ट किया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है, एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, लाइबिलिटीज़ को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एसेट्स को दो तरीके से बताया, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और स्पेसिफिकली प्लेस्ड। फिर लाइबिलिटीज़ को सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, लाइबिलिटीज़ हैविंग फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड। और उसके बाद में हमने कैपिटल को दो कैटेगरी में बांटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। करेक्ट। फिर डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनता है, इन सारे फॉर्मेट को हमने समझा। आज हम इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन बड़े हैं, घबराना नहीं, मगर क्वेश्चन की साइज देखकर ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये एकदम जंबो क्वेश्चन है, ठीक है। मगर बिल्कुल मत घबराना क्योंकि फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। अगर आपने फॉर्मेट को ध्यान से समझा है, अगर आपने क्लासिफिकेशन को ध्यान से समझा है तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी on 31st March 2001 on which date a winding up order was made. Equity share capital 20,000 shares of rupees 10 each 2 lakh. 14% preference share capital 30,000 shares of rupees 10 each 3 lakh. Calls in arrear on equity share estimated to realize 2,000. 4,000 की कॉल बाकी है और 2,000 रुपये एस्टिमेट है रियलाइज होंगे। इसका मतलब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, ये इसकी पेड अप वैल्यू नहीं है। 2 लाख में से हमें 4,000 रुपये कॉल्स इन एरियर के बाकी है, मगर जब 2,000 हमें रियलाइज हो जाएंगे तो 2,000 ही बाकी रहेंगे। इसका मतलब पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉल 2,000 मिलने के बाद 1,98,000 होगी, ठीक है। 2 लाख अभी है, 4,000 कॉल्स इन एरियर है तो अभी 196 है। 2,000 कॉल्स इन एरियर के मिलेंगे। ये जो कॉल्स इन एरियर के मिलेंगे ये हमें लेना है लिस्ट ए में, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। कॉल्स इन एरियर के अगर पैसे मिलने होते हैं तो जितना मिलना अमाउंट एस्टिमेटेड होता है वो लिस्ट ए में आएगा, ठीक। और जब हम सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, सबसे लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू लिखेंगे 1,98,000। 198 क्यों, 2 लाख दे रखी है, 4,000 कॉल्स इन एरियर बाकी, इसका मतलब अभी 196 पेड अप वैल्यू है। 2,000 और मिल जाएंगे तो 198 हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। फिर हमें 14% फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर का नाम है 14% फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर, डरना मत, ठीक है। हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, इनके पास फ्लोटिंग चार्ज है और ये 2 लाख रुपए के। क्रेडिटर हैविंग ए मोर्टगेज ऑन फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग मोर्टगेज पे दे रखी है क्रेडिटर को, मतलब लोन होगा, है ना। 175 का लोन है, ये जो 175 है ना ये वो क्रेडिटर है और उनको मोर्टगेज में दे रखा हमने फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग को। ट्रेड क्रेडिटर्स 270। बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड एक कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है। बिल्स डिस्काउंटेड इज नॉट लाइबिलिटी, इट इज कंटीजेंट लाइबिलिटी। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एस्टिमेट किया है कि उसमें आपको कुछ रुपए देने पड़ सकते हैं तो जितने रुपए देने पड़ सकते हैं उतना आपको लाइबिलिटी में ऐड करना है। तो यहाँ लिखा हुआ बिल्स डिस्काउंटेड, ये तो है 40,000 के, जिसमें से 15,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसऑनर्ड, मतलब आपको 15,000 देने पड़ सकते हैं बिल्स डिस्काउंटेड के। बिल्स पेबल 16,000, ये लाइबिलिटी है। इनकम टैक्स ड्यू 25,000। अब देखो यहाँ दे रखा इनकम टैक्स ड्यू। अब प्रिफरेंशियल में लेते हैं टैक्स बट विद इन 1 ईयर का। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये विद इन 1 ईयर का है या 1 ईयर से भी पहले का है। अगर इनकम टैक्स ही लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं डिटेल दे रखी है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये विद इन 1 ईयर का ही होगा। लिखने की जरूरत नहीं है एजम्पशन को। इनकम टैक्स के आउटस्टैंडिंग है, अगर स्पेसिफिकली टाइम दे रखा होता और वो 1 साल से पहले का होता तो फिर हम उसको अनसिक्योर्ड की लिस्ट में लेते। बट इनकम टैक्स ड्यू लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि विद इन 1 ईयर के ही है और हम इसको पूरे के पूरे को कहाँ लेंगे, हम इस पूरे को लेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में। फिर
आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज 5 मंथ, 5 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब केवल 4 महीने की प्रेफरेंशियल होती है और वो भी विद इन 1 ईयर होनी चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि 1 ईयर से पहले के हैं 5 महीने या 1 ईयर के बीच के है, मतलब है ना, तो ये लिखा हुआ नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि 1 ईयर के बीच के ही है, मतलब विद इन 1 ईयर ही है, ठीक है, ऐसा मानेंगे। मगर 5 महीने की जगह हम 4 महीने कोई प्रेफरेंशियल लेते हैं, भले ही विद इन 1 ईयर हो, है ना। तो 40,000 में से क्या करेंगे, 40,000 में से 4 महीने का हो जाएगा प्रेफरेंशियल, 1 महीने का हो जाएगा अनसिक्योर्ड। अब आप दिमाग में आपके एक और पॉइंट आ रहा होगा कि पर एम्प्लॉय 20,000 रुपये की भी तो लिमिट है, मगर यहाँ पर ये कहाँ दे रखा है कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज कितने जनों की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की, कैसे पता चलेगा। हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉय की मिलाकर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज होगी। तो नंबर ऑफ स्टाफ या नंबर ऑफ वर्कर कहीं भी यहाँ नहीं दे रखे, तो हम मानेंगे बहुत सारे जनों की होगी। तो केवल एक ही लिमिट को यहाँ लगाना है, कौन सी, 4 महीने की प्रेफरेंशियल लेना है और 1 महीने की अनसिक्योर्ड में लेना है, बस, ठीक है। वो 1 ईयर से पहले वाली लिमिट हमें पता नहीं है और कितने जनों की हमें ये भी नहीं पता, तो केवल 4 महीने वाली वो जो लिमिटेशन है उसी को काम में लेना है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय सेकंड फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज में बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। तो फ्लोटिंग चार्ज में 2 लाइबिलिटी हो गई, एक तो डिबेंचर होल्डर और एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड, अब ये एसेट्स स्टार्ट हो गई, यहाँ तक तो लाइबिलिटी थी। अब कैश इन हैंड, ये तो एसेट्स है, इसकी कैश इन हैंड 1200 रुपये दे रखा है, 1200, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी 1200 ही है। डेटर्स टोटल 90,000 के, मगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, देखो 60,000 तो गुड है, मतलब पूरे मिलेंगे, 15,000 डाउटफुल है, उससे 5,000 मिलेंगे और बाकी के बैड डेट्स है। तो देखो 60,000 गुड से पूरे 60,000 और 15,000 डाउटफुल से 5,000, तो 60,000 और 5,000 रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 65,000। बिल ऑफ एक्सचेंज कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड गुड का मतलब है 35,000 है, पूरे 35,000 मिलेंगे। फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग 150, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 165, मगर ये फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग मोर्गेज पे, ये जो लिस्ट बी बनेगी उसमें आएगा ये एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, वो हमने लोन ले रखा, ऊपर दे रखा ना, क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग, क्रेडिटर हैविंग ए मोर्गेज ऑन फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग, तो फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग लिस्ट बी में आएगी। प्लांट एंड मशीनरी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 90,000 लेंगे, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स 8,000 लेंगे, स्टॉक इन ट्रेड से 25% कम मिलेंगे, मतलब ये जो 80,000 है उसमें से 25% कम कर दो तो आता है 60,000 लेंगे हम, और पेटेंट्स से 45,000 मिलेंगे। देखो इससे तो स्टेटमेंट बन जाएगा। अब ये पता है, ये जो आगे की रामायण जो दे रखी है वो दे रखी है हमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए। देखो समझना, ऑन 31 मार्च 95, अब ये कब दे रखी है, 2001, मतलब आज से 6 साल पहले की डिटेल दे रखी है। कंपनी शेयर कैपिटल स्टूड एट द सेम फिगर एज ऑन 31 मार्च 2001, मतलब उस दिन भी शेयर कैपिटल इतनी थी जितनी आज है। मगर शेयर कैपिटल से कोई हमें मतलब नहीं। बट इन एडिशन देयर वाज ए जनरल रिजर्व ऑफ ₹65,000, उस समय आज से 6 साल पहले हमारे पास जनरल रिजर्व था 65,000 का, ठीक। फिर 95-96 नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 143, बट उसके बाद में लॉस ही लॉस, बट देयर आफ्टर इट सफर ट्रेडिंग लॉस टोटल ₹4,67,000। फिर 97-98 में स्पेकुलेशन लॉस हो गया 91,000 का। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड किया 95-96 और 96-97, और इक्विटी शेयर का डिविडेंड पेड किया 15% से 95-96 में। डिविडेंड पेड करने से भी डेफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस कम होता है। एक्साइज अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाई 160 की, ये भी कहाँ आएगा, डेफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। फॉर इवेजन ऑफ एक्साइज एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ 60,400 फॉर इवेजन ऑफ टैक्स, ये भी डेफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। ये जो भी डिटेल दे रखी है ना, ये डेफिशिएंसी अकाउंट को बनाने में काम आएगी। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड द डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो हम पहले से ही कैलकुलेट कर ले, तो उसके बाद स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो लिस्ट ए में दिक्कत नहीं आएगी, लिस्ट बी में भी दिक्कत नहीं आएगी, लिस्ट सी में दिक्कत आएगी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमें यहाँ पर करने तो पड़ेंगे कि कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं लिस्ट सी,
आप लोग साथ साथ में लिखें क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा है, बाद में लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। लिस्ट सी बनाते हैं सबसे पहले, और वो बनाते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। फर्स्ट देखो, अगर यहाँ से ये लायबिलिटी की डिटेल हमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक दे रखी है, ठीक। इसमें एक तो ये इनकम टैक्स ड्यू जो है 25,000, ये लिखेंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये विद इन 1 ईयर ही होगा क्योंकि कुछ दिया हुआ ही नहीं है, क्या करें, 25,000, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 है, 5 महीने की है तो 4 महीने की लेनी पड़ेगी, तो सेकंड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 32,000, ठीक है। बस, और इसके अलावा कुछ होता नहीं है, तो ये मिलकर हो गए 57,000। ये हो गई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ई। किसकी बनाएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। इसको कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, बट मैं बताऊंगा क्यों कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पर स्टार्ट करें तो इक्विटी प्रेफरेंस कॉल्स नहीं, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज है तो लिस्ट डी में चला जाएगा, लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ये सिक्योर्ड में चला जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स 2,70,000 के, ये जो 270 है ट्रेड क्रेडिटर्स, ये यहाँ आएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स 2,70,000, करेक्ट। उसके बाद में ये जो बिल्स डिस्काउंट किए हुए हैं, वैसे बिल्स डिस्काउंट करना कोई लाइबिलिटी नहीं होता, कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है, मगर हमें एक्सपेक्ट है कि इसमें से 15,000 के बिल डिसऑनर हो जाएंगे तो ये पेमेंट हमें करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखते हैं सेकंड, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। कितने के बिल डिसऑनर होने की प्रोबेबिलिटी है? 15,000, तो 15,000 को यहाँ लेना है, ठीक है। ये हो गया, ये भी क्लियर। बिल्स पेबल 16,000, तो यहाँ लेंगे थर्ड नंबर, बिल्स पेबल 16,000, ठीक है। बिल्स पेबल भी हो गए। इनकम टैक्स ड्यू तो हमने प्रेफरेंशियल में ले लिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 महीने की यहाँ पर आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 40,000, जिसमें से 4 मंथ की हमने प्रेफरेंशियल ले ली, तो यहाँ 1 मंथ की होगी 1 डिवाइडेड बाय 5, 8,000, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। बैंक ओवरड्राफ्ट वो सेकंड फ्लोटिंग चार्ज है तो वो लिस्ट डी में जाएगा, लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ सकता है, वो क्या? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, अगर मान लो उनके अकाउंट में डेफिशिएंसी आती है तो जितनी डेफिशिएंसी आएगी वो यहाँ पर आएगी। जरूरी नहीं है डेफिशिएंसी आई है, बट हमें इसको पेंडिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 लाइन छोड़कर यहाँ पर लाइन बना देते हैं, अभी टोटल नहीं करेंगे क्योंकि अगर डेफिशिएंसी आती है तो वो हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक। लिस्ट सी बनाई, लिस्ट ई बनाई, यहाँ पर ही बाकी तो सब कुछ दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाना। आप लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2001, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाना। सबसे पहले क्या लेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ तो लिख देते हैं रुपीज, यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लेंगे एसेट्स को, एसेट्स। अब एसेट्स को लेते हैं, सबसे पहले उसमें कौन सी एसेट्स लेंगे?
assets not specifically placed, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे लिस्ट ए, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे लिस्ट ए। अब स्टार्ट करते हैं। अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो शुरू से पढ़ना। सबसे पहले देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पे कॉल्स के पैसे आएंगे 2000, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, मिलेंगे कितने 2000, तो यहाँ लिखेंगे 2000। फिर देखो थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ये सब बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये तो सब लाइबिलिटी है, ठीक। अब कैश कितना है 1200, तो यहाँ लिखेंगे कैश 1200, करेक्ट। फिर हम आगे आते हैं, डेटर्स से मिलेंगे 65,000, है तो 90,000 मगर मिलेंगे 65,000, तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स 65,000, करेक्ट। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, बिल ऑफ एक्सचेंज सारे गुड हैं 35,000, तो यहाँ लिखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज 35,000, करेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं हम, फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग, तो वो लिस्ट बी में जाएगा क्योंकि हमने उसको मॉर्गेज पे दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग को एक बार छोड़ देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी मिलेंगे कितने 90,000, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 90,000, ठीक। उसके बाद हम लेते हैं फिक्चर्स एंड फिटिंग्स 8,000, फिक्चर एंड फिटिंग्स 8,000, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड 80,000 है, 25% लेस, तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक इन ट्रेड और मिलेंगे 60,000, करेक्ट। 80,000 में से 25% कम कर दिए। पेटेंट से मिलेंगे 45,000, पेटेंट से मिलेंगे 45,000, ठीक है। सारी एसेट्स हमने ले ली, एक लैंड और बिल्डिंग को छोड़ दिया क्योंकि वो लिस्ट बी में जाएगा, और इसके अलावा कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है, करेक्ट। चलिए अब हम लिखते हैं एसेट्स specifically placed, लिस्ट बी। अच्छा यहाँ तक इसकी टोटल एक बार लगा देते हैं, कितने हो गए ये 2000 प्लस 1200 प्लस 65,000 प्लस 35,000 प्लस 90,000 प्लस 8,000 प्लस 60,000 plus 45,000, it is 306,200। आप भी साथ साथ में चेक करते रहना टोटल, ठीक है। ओके हो गया। अब हम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बनाएंगे और वो होगा एसेट्स का नाम, फिर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद में ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद में डेफिशिएंसी, और एक और आएगा सरप्लस। एसेट्स के नाम में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग,
ठीक है, बस एक एसेट्स को हमने मॉर्गेज पे रखा। उस एसेट को बेचने से हमें कितने मिलेंगे, लैंड और बिल्डिंग को बेचने से हमें मिलेंगे 165। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,65,000। अब हमने इसको मॉर्गेज पे दे रखा है जिस क्रेडिटर को, वो कितने रुपए मांगता है, 175। देखो ये वाली लाइबिलिटी, क्रेडिटर हैविंग ए मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग 175। तो यहाँ लिखते हैं ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,75,000। करेक्ट। अब क्या आ रहा है, वो मांगता है 175 मगर एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू है 165, तो 10,000 हो गया डेफिशिएंसी। सरप्लस में कुछ नहीं आएगा, सरप्लस में कुछ नहीं आएगा तो बाहर भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट थी ना, उसको कंप्लीट कर देते हैं। डेफिशिएंसी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, और यहाँ लिखते हैं हम 10,000। अब इसकी भी टोटल कर देते हैं, 270 प्लस 15,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000, इट इज़ 3,19,000। अब हमने यहाँ पर और कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे नहीं है, तो यहाँ पर इसकी टोटल कर देते हैं। 3,06,000 वहाँ से आएंगे, यहाँ से कुछ नहीं आया तो ये हो गया 3,06,200। और यहाँ पर लिखते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट एस्टिमेटेड एस टोटल एसेट्स, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये जो 3,06,200 है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, डिबेंचर होल्डर के लिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए लिख दिया 3,06,000। अब यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से हमें एक डिटेल देनी पड़ती है, जो एसेट से हमें रियलाइज हुआ उसकी डिटेल देनी पड़ती है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड, एक तो आता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड और एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उसे कितने रुपए मिलेंगे, 1,65,000। ठीक, और जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस नहीं उससे कितने मिलेंगे, 3,06,200। ये डिटेल हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो 1,65,000 प्लस 3,06,200 टोटल इज 471,200, और ये एसेट्स की डिटेल यहाँ पर जाके हो गई दी एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटी की डिटेल। करेक्ट, स्टार्ट करें। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर लाइबिलिटीज, हेडिंग लगाते हैं लाइबिलिटीज। यहाँ पर एक बनेगा कॉलम ग्रॉस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, या केवल ग्रॉस वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे लाइबिलिटीज। करेक्ट। अब आपको यहाँ पर लाइबिलिटी स्टार्ट करनी है, और सबसे पहले कौन से लिखना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर। वैसे तो उनको कुछ देना नहीं है मगर लिखना यहाँ पर आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पर आप लाइन बना ही देना। सबसे पहले लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, एज पर लिस्ट बी
to the extent their liability is covered by assets। सबसे पहले लिखना है सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में, एज पर लिस्टेड बी टू द एक्सटेंट देयर लाइबिलिटी इज कवर्ड बाय एसेट्स। टोटल जो लाइबिलिटी थी सिक्योर्ड क्रेडिटर की थी वो थी 175, मगर वो 165 ही कवर हुई, बाकी के 10,000 डेफिशिएंसी के थे वो हमने अनसिक्योर्ड में जाके ऐड कर दिए। तो यहाँ पर हमें 165 ही लिखना है जितनी एसेट से कवर हो चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखो यहाँ तो वैसे कुछ आना नहीं है, तो यहाँ पर 3,06,200 जो एसेट से हमें नेट मिले थे, 3,06,200 में से माइनस करोगे तो 3,06,200 ही रहेंगे, 3,06,200। अब यहाँ पर हम लेस करेंगे किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ब्रैकेट में एज पर लिस्ट सी। लिस्ट सी के हिसाब से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 57,000 के, तो यहाँ हम लिखेंगे 57,000। तो 3,06,200 में से अगर 57,000 माइनस करें तो ये होता है 249,200। अभी हम पेमेंट कर नहीं रहे हैं, वो तो कंपनी स्टेटमेंट बना रही है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, इतना अमाउंट आएगा, इसको पेमेंट करने के बाद इतनी सरप्लस बचेगा, इतनी डेफिशिएंसी आएगी, वो सब केवल एस्टीमेट कर रही है। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या ग्रॉस में भी लिखेंगे 57,000, ग्रॉस में भी 57,000। ठीक है, इस 249,200 के सामने लिखेंगे, अभी तक सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस एज रिगार्ड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देने के बाद में इतना हमारे पास क्या बचा, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट। आप लोग साथ साथ में लिखते रहना क्योंकि ये बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद में नंबर किसका आता है, लिस्ट डी, लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और यहाँ पर दो लाइबिलिटी है फ्लोटिंग चार्ज वाली, कौन कौन सी, एक तो डिबेंचर और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। डिबेंचर कितने रुपए, डिबेंचर है 2 लाख रुपए के, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 रुपये का प्लस 20,000, ये दोनों मिलकर हो गए 2,20,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और ब्रैकेट में लिख देते हैं डिबेंचर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, और फिर लिख देते हैं ब्रैकेट में एज पर लिस्ट डी, और ये होते हैं 2,20,000, 2,20,000। अभी तक भी सरप्लस आ रहा है, तो 249,200 में से 220 माइनस किए तो ये आता है 29,200, और इसको लिखेंगे सरप्लस एज रिगार्ड टू डिबेंचर होल्डर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर होल्डर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जो आपने यहाँ लिखा है 2,20,000, ग्रॉस में भी लिखना है 2,20,000। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर लिस्ट ई, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एज पर लिस्ट ई हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने कैलकुलेट किए, 3,19,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,19,000, और यहाँ पर भी लिखेंगे 3,19,000, और यहाँ लाइबिलिटी हो जाएगी एंड। कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी टोटल, 165 ग्रॉस लाइबिलिटी की टोटल कर रहे हैं, 165 प्लस 57,000 प्लस 2,20,000
plus 3,19,000, it is 7,61,000। ये लेस करने के बाद 29,200 प्लस आ रहा था, अब माइनस 3,19,000 किया तो ये आ गई डेफिशिएंसी 2,89,800। डेफिशिएंसी एज रिगार्ड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,89,800। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना, हमें करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहां लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ और इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी, और फिर आ जाएगी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी और ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर लिस्ट एच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना पेमेंट है, पेड अप कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेड अप कैपिटल है 3 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू होगी 1,98,000। कैसा है, मैंने आपको बताया था, फिर से सुनना। 2 लाख में से 4,000 की कॉल्स इन एरियर बाकी है, तो 196 अभी पेड अप वैल्यू है। 2,000 की कॉल्स इन एरियर हमें रिसीव हो जाएगी, तो पेड अप वैल्यू हो जाएगी 198। तो 3 लाख हमें लिखने हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, और इक्विटी शेयर कैपिटल के हमें लिखने हैं 1,98,000। तो ये ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी, तो ये डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 289,800 प्लस 3 लाख प्लस 1,98,000, इट इज़ 7,87,800। इट इज़ डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। करेक्ट। मैं आपको फटाफट से स्टेटमेंट शुरू से जो बनाया है हमने वो एक बार बता देता हूँ। अगर कुछ पेंडिंग आपके रह गया है तो फटाफट से आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। एक ही क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आपका पूरा टाइम कंज्यूम कर ले। उसके बाद में ये यहाँ से, चलो एक बार एसेट्स का पूरा यहाँ तक लिख लो, फिर लाइबिलिटी का। इसके बाद में लाइबिलिटी।
ओके, अब हम आगे आते हैं और वो है डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट को बनाना। आप लिखिए डेफिशिएंसी अकाउंट एज पर लिस्ट एच, डेफिशिएंसी अकाउंट एज पर लिस्ट एच। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ए पॉइंट, आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी। पहले जो आइटम डेफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं वो लिखते हैं। ठीक है, आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, फिर लिखेंगे आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, फिर बी पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, तो आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, या फिर ये लिख सकते हैं आगे ब्रैकेट में और डिक्रीजिंग सरप्लस, जो सरप्लस को रिड्यूस कर रहे हैं, और रिड्यूसिंग सरप्लस और रिड्यूसिंग सरप्लस। मगर अल्टीमेटली तो हमारे वहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है, तो वो इतना ही लिखना काफ़ी है, आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि जिस दिन हमें दे रखा है, हमें 31 मार्च 2001 की बैलेंस शीट दे रखी है, और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें टेबल के बाद में, वो 31 मार्च 95 से दे रखा है, मतलब 6 साल पहले। उस समय हमारे पास जनरल लीजर था, उस समय हमारे पास जनरल लीजर था, मतलब नेगेटिव नहीं था, उस समय प्लस में था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरप्लस ऑफ, फर्स्ट लिखेंगे सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स, और वो होगा नील। उस समय प्लस में था, अगर उस समय नेगेटिव होता, जैसे P&L दे रखा होता, वो नेगेटिव होता, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स, इट इज नील उस समय, है ना। अब आता है सेकंड नंबर पे, अब हमें उस दौरान में क्या क्या लॉस हुए, हमें वो सारे लॉस लिखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, यहाँ पर दे रखा है टेबल, मतलब जो क्वेश्चन में टेबल दे रखी है उसके बाद में कि 95-96 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मगर उसके बाद में कंपनी को लॉस हुआ 467, और उसके बाद में कंपनी ने क्या दिए, डिविडेंड भी दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिविडेंड के बारे में, मतलब हमें आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी में लिखना है कि जिस जिससे डेफिशिएंसी बढ़ी। अब डेफिशिएंसी बढ़ती किससे, एक तो डिविडेंड देने से, तो हमने एक तो डिविडेंड दिया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया 95-96 और 96-97 में, है ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया वो देखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने दिया 3 लाख रुपीज़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 3 लाख का 14% होता है 42,000, और 2 बार दिया, तो 42,000 और 42,000, 84,000 का हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। ठीक है, और इसके अलावा क्या दिया, इक्विटी शेयर पे। इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड होगा वो पेड अप वैल्यू पे होगा। उस समय पेड अप वैल्यू क्या थी, 196। ये 2000 जो कॉल के हैं तो वो तो अब मिलेंगे, तो उस समय भी हमारी जो पेड अप वैल्यू थी वो 196 थी, तो 196 इसके ऊपर हमने डिविडेंड पेड किया एक बार, केवल एक साल, वो भी 15% की रेट से, तो मल्टीप्लाई बाय 15%, 29,400, तो 29,400 और 84,000, टोटल 1,13,400 का हमने डिविडेंड पेड किया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट में प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, ब्रैकेट में जोड़ लेते हैं 84,000 प्लस 29,400, राइट। तो ये होता है 1,13,400, करेक्ट है। ठीक, अब हम लिखते हैं ट्रेडिंग लॉसेस। ट्रेडिंग लॉसेस, हमें ट्रेडिंग लॉस हो गए,
देखो यहाँ पर दे रखा है केवल एक साल 95 96 में हमें प्रॉफिट हुआ, मगर उसके बाद में हमें टोटल लॉस हो गए 4,67,000 के। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग लॉसेस में 4,67,000। अब बात ये आती है अदर लॉसेस। अदर लॉसेस में हमें और भी बहुत सारे लॉस हो गए, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है देखो स्पेकुलेशन लॉस, यहाँ देखो दे रखा है इन 97 98 स्पेकुलेशन लॉस हुआ 91,000 प्लस हमें इसके अलावा एक्साइज अथॉरिटी ने पेनल्टी लगा दी 1,60,000, तो 91,000 प्लस 1,60,000 प्लस इनकम टैक्स वालों ने पेनल्टी लगा दी 60,400, ये तीनों मिलकर हो गए 3,11,400। तो वो यहाँ हम लिखेंगे अदर लॉसेज में 3,11,400, इसमें हम ब्रैकेट में लिख देते हैं टैक्स पेनल्टी, टैक्स में दोनों एक्साइज की पेनल्टी और इनकम टैक्स की पेनल्टी, तो टैक्स पेनल्टी एंड स्पेकुलेशन लॉस ये सब मिलाकर हो गए 3,11,400। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन यानी कि रियलाइजेशन लॉस की, है ना। लॉस टू बी रिटर्न ऑफ, लॉस टू बी रिटर्न ऑफ, जो लॉस अब हमें रिटर्न ऑफ करने, ये पहले वाले तो जो हो चुके हैं, वो लॉस अब जो रिटर्न ऑफ करने हैं, मतलब रियलाइजेशन लॉस। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ लॉस आ रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना डेफिशिएंसी अकाउंट में, क्योंकि ये डेफिशिएंसी स्टेटमेंट वाली डेफिशिएंसी से मिलनी चाहिए, ठीक। इक्विटी को जाने दो, प्रेफरेंस को जाने दो, कॉल्स को नहीं, यहाँ पर क्रेडिटर्स में नहीं, ये एक बिल्स डिस्काउंटेड दिया हुआ है। ये 15,000 की कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी 15,000 की हमने, जो अब हमें लगता है कि हमें इतने देने पड़ेंगे, ये कंटीजेंट लायबिलिटी जो हमें देनी पड़ेगी, हमें लग रहा है, एस्टिमेट किया है, वो रियलाइजेशन लॉस है। तो रियलाइजेशन लॉस में सबसे पहले लिखते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। यहाँ पर हम लिस्ट बना देते हैं इसकी, लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। बिल्स डिस्काउंटेड कितनी लायबिलिटी आनी है, 15,000 की लायबिलिटी। एक तो ये हो गया रियलाइजेशन लॉस। और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है देखो यहाँ पर बिल्स पेबल जाने दो, फिर कैश डेटर्स है 90,000 की, मगर हमें डेटर से मिलेंगे केवल और केवल 65। बैलेंस शीट में डेटर से 90,000, मगर हमें केवल मिलेंगे 65, बाकी का 25,000 क्या हो गया रियलाइजेशन लॉस डेटर पे। तो यहाँ लिखेंगे हम डेटर्स में हमें 25,000 का लॉस होगा। उसके बाद में हम जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज 35 के, मिलेंगे भी 35। फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग 150 बुक्स में है, मगर मिलेंगे 165, मतलब ज़्यादा मिलेंगे, तो ये तो सरप्लस वाली बात हो गई, तो वो बी वाले में आएगा, आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में आएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 120 के, मिलेंगे 90,000, मतलब 30,000 का लॉस होगा। तो यहाँ लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, और ये होगा 30,000। आप सबसे बड़ा और अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता है, क्योंकि इसको करने के बाद में बाकी के जो क्वेश्चन है ना, वो एकदम चुन्नू मुन्नू टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट, और वो है फिक्चर्स। 12,000 है, मिलेंगे केवल 8,000, मतलब 4,000 का लॉस होगा। तो यहाँ लिखते हैं फिक्चर्स में 4,000 का लॉस। स्टॉक में हमें 20,000 का लॉस होगा, 20,000। और पेटेंट में भी हमें नुकसान होगा, आई थिंक इट इज़ 25,000, चेक कर लेंगे, 25,000 का है शायद। देखो स्टॉक 80,000 है, मिलेंगे 60,000, तो 20,000 का लॉस होगा। ये पेटेंट 70,000 है, मिलेंगे 45, तो 25,000 का लॉस होगा। स्टॉक में 20,000 का और पेटेंट में 25,000 का। और किसी एसेट्स को हम देख लेना कहीं चूक नहीं गए, ठीक है। फिर एक बार हम वापस क्वेश्चन देख लेंगे कहीं पर ही कुछ रह नहीं गया हो, ओके। तो ये तो हो गए इनका जो लॉस, अब जो राइट ऑफ करना है 15,000 प्लस 25,000। कंटीजेंट लायबिलिटी में जितना भी हमें पेमेंट अब करना लग रहा है कि देना पड़ेगा, वो पूरा रियलाइजेशन लॉस है। मतलब जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है और हमें उसका पेमेंट करना है, तो रियलाइजेशन लॉस ही हुआ, ठीक है। 40,000
प्लस 30,000 हम इसमें ऐड करेंगे, 4,000 ऐड करेंगे, 20,000 ऐड करेंगे और 25,000 ऐड करेंगे, ये सब मिलकर होंगे 1,19,000। और एनी अदर में कुछ है नहीं। 6 नंबर लिख देते हैं, एनी अदर आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, वो है नहीं। कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे लिखना, ये हो गया नील, जो है वो ही लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट कंप्लीट, आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी। और यहाँ पर हम इसकी लगा देते हैं एक अच्छी सी टोटल, और यहाँ लिख देते हैं टोटल ए 1,13,400 प्लस 4,67,000 प्लस 3,11,400 प्लस 1,19,000 एंड इट इज़ 10,800। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट, आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, जिससे डेफिशिएंसी का मतलब ये फ़ायदे वाले जो भी बात है वो यहाँ लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। यहाँ उसकी डेट लगा सकते हो एज ऑन 31 मार्च 95, और यहाँ भी लगा सकते हो एज ऑन 31 मार्च 95। उस समय हमारे पास जनरल रिजर्व था और वो कितने रुपए का था, 65,000 का जनरल रिजर्व था, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 65,000, 65,000। उसके बाद हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुए 1,43,000 के, 1,43,000 के, ठीक है। उसके बाद में और कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, हाँ एक रियलाइजेशन में आएगा और वो आएगा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, किस पे, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग की बुक्स में वैल्यू है 150, मगर हमें लग रहा है कि हम इसको बेचेंगे तो 165 मिलेंगे, तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। इसके अलावा और कोई प्रॉफिट का कुछ मामला नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर लेंगे 15,000 और इसकी कर देंगे एक अच्छी सी टोटल, टोटल बी 65,000 प्लस 1,43,000 प्लस 15,000, इट इज़ 2,23,000, 2,23,000। अब ए ज़्यादा है बी से, तो ये आ गया डेफिशिएंसी ए माइनस बी, 10,800 माइनस 223,000, it is 7,87,800, 7,87,800 and it is deficiency। और ये deficiency हमने ऊपर जो स्टेटमेंट बनाया था 7,87,800 उस deficiency से मिल जाती है, करेक्ट। ये मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ हमने मिस्टेक करी है अगर ये नहीं मिलता है तो, ठीक। तो अब यहाँ से लिखिए, इसको स्टार्ट कीजिए लिखना, पहले ए पॉइंट को लिखिए फिर बी पॉइंट को, और आज हम एक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद में बी नंबर पॉइंट,
ओके। अब एक बार हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में कोई पॉइंट अगर है उसका क्या एडजस्टमेंट किया, एक बार वापस से उसको देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आगे वाले क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रहे, राइट। एक बार समझ लेते हैं वापस से, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसको पूरे को मैं हटाकर उसको लिख देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। आपको 31 मार्च 2001 की डिटेल दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दे रखी है। ये जाएगा सीधे सीधे कहाँ पर, वो जो लिस्ट हमने बनाते हैं उस लिस्ट में जो सबसे लास्ट लिस्ट होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल की होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसकी भी लिस्ट है। कॉल्स इन एरियर दे रखा है 4000, इसमें से मिलेंगे 2000, तो 2000 तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस में जाएंगे। और ये जो कैपिटल है इसकी पेड अप वैल्यू है वो स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में हम लिखते हैं। तो 3 लाख प्रेफरेंस शेयर की पेड अप वैल्यू तो यही है, मगर इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू 2 लाख माइनस 4000 कॉल्स इन एरियर, मगर 2000 वापस मिल जाएंगे, इसीलिए पेड अप वैल्यू होगी 198, ठीक। अच्छा, डिबेंचर 2 लाख के हैं, उसकी अलग से लिस्ट बनती है, हैविंग फ्लोटिंग चार्ज वाली लिस्ट। क्रेडिटर ये लिस्ट बी में आएंगे, 175 के क्रेडिटर है। फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग से 165 हमें मिले थे, तो 175 तो डेफिशिएंसी 10,000 जो कि हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में ऐड कर दिया। ट्रेड क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड। बिल्स डिस्काउंटेड जितनी लाइबिलिटी होनी है 15,000 उसको अनसिक्योर्ड में लिखेंगे, और ये डेफिशिएंसी अकाउंट में भी आएगा क्योंकि ये डेफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। कंटीजेंट लाइबिलिटी जितना हमें पेमेंट करने की एस्टिमेटेड लाइबिलिटी होती है वो डेफिशिएंसी में भी आता है, ठीक है ना, और ये डेफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। बिल्स पेबल अनसिक्योर्ड। इनकम टैक्स ड्यू प्रेफरेंशियल। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज 4 मंथ की प्रेफरेंशियल, 1 मंथ की अनसिक्योर्ड। और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज में, ठीक है। अच्छा, कैश तो चलो ठीक है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस। डेटर 90,000 मिलेंगे 65, तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर में 65 लिखेंगे, और जो 25,000 है वो डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा, जो अमाउंट नहीं रियलाइज होगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज 35,000 पूरा गुड है, तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड में, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड में मतलब लिस्ट ए में लिख देंगे इसको, और डेफिशिएंसी में नहीं आएगा। फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग लिस्ट बी में आएगा 165, और 15,000 जो ज़्यादा मिल रहे हैं वो डेफिशिएंसी में आएगा बी पॉइंट में, आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 लिस्ट ए में आएगा, और जितने कम मिलेंगे वो डेफिशिएंसी में आएगा ए पॉइंट में। फिक्चर्स एंड फिटिंग 12,000 से मिलेंगे 8,000, तो 8,000 स्टेटमेंट में लिखेंगे लिस्ट ए में, और 4,000 डेफिशिएंसी में आएगा, जितने रुपए कम मिलेंगे ए पॉइंट में, मतलब आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी में आएगा। फिर 80,000 का स्टॉक 25% लेस मतलब 60,000 मिलेंगे, वो तो आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ए लिस्ट में, और जो कम मिलेंगे 20,000 वो डेफिशिएंसी में आएंगे ए पॉइंट में। पेटेंट 45,000 स्टेटमेंट में आएगा, और 25,000 जो कम मिलेंगे वो डेफिशिएंसी में आएगा ए पॉइंट में, ठीक है। मतलब ए पॉइंट का मतलब है डेफिशिएंसी में आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी में आएगा। 31 मार्च को कंपनी की शेयर कैपिटल सेम थी, उससे कोई लेना देना नहीं। जनरल लीजर था, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट के बी पॉइंट में आएगा, आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में सबसे पहले 65,000। 95-96 में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो डेफिशिएंसी अकाउंट के बी पॉइंट में, मगर उसके बाद में 467 के लॉस हो गए, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट के ए पॉइंट में। 97-98 में स्पेकुलेशन लॉस हुआ, डेफिशिएंसी अकाउंट के ए पॉइंट में। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड किया 2 साल का, तो डेफिशिएंसी अकाउंट के ए पॉइंट में। इन सब पॉइंट का ये जो ये दे रखे ना, इन सब पॉइंट का स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया 1 साल का, तो वो डेफिशिएंसी अकाउंट के ए पॉइंट में आएगा। एक्साइज अथॉरिटी ने पेनल्टी लगा दी, इनकम टैक्स वालों ने पेनल्टी लगा दी, ये सब पेनल्टी हम डेफिशिएंसी अकाउंट के ए पॉइंट में लिखेंगे, और हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ फेयर का। इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे मोस्टली पॉइंट हम फर्स्ट क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन में कोई नए पॉइंट अगर कुछ एक आधा आ भी गया तो आएगा, अदरवाइज नए पॉइंट अगले क्वेश्चंस में नहीं आने वाले, ठीक है। तो ओके, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, एक क्वेश्चन में ही हमारा पूरा टाइम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।